दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत पुराने समय से चली आ रही हमारे समाज में दहेज प्रथा, जो कि हमारे जीवन के लिए एक प्रकार की कलुषित मानसिकता है, जिससे हमारे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म लेती हैं और कितने लोग उस प्रथा की प्रतिपूर्ति न करने पर बलि की बेदी चढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर यह हमारी नारी शक्तियों के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। इसके लिए यूँ तो सरकार ने नियम बनाए हैं, बनाने पड़े। बहुत पुराने समय में इसकी संरचना कुछ और थी। इसको किसी दूसरे भाव से मनाया जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये जो है, इसका प्रारूप धीरे धीरे बदल गया और यह अमीर और गरीब के बीच में एक प्रकार की खाई हो गई और ये हर प्रकार के समाज के लिए एक प्रकार का अभिशाप बन गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने आज इसकी एक रचना की है और उस रचना से पहले मैं आपको इसका इतिहास अवश्य बताऊंगा कि क्या दहेज प्रथा क्या चीज़ है, इसका कहाँ से उदय हुआ, इसको कैसे ये समाज में प्रचलित हुआ, इसका वास्तविक स्वरूप हमको मालूम होना ज़रूरी है। दहेज का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति जो विवाह के समय या बाद में वधू के परिवार द्वारा वर पक्ष के परिवार को दी जाती है। उर्दू में हम आपको बताते हैं कि इसको जहेज कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको डोगरी कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों भारत और अफ्रीका जैसे देशों में इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में इसका ये अथर्ववेद के अनुसार, हमारे 4 वेद होते हैं, 4 वेदों में अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज की दहेज प्रथा से वह एकदम भिन्न थी। उस समय युवती के पिता उसे पति के घर विदा करते समय एक प्रकार की खुशी का इजहार करने के लिए कुछ उपहार के रूप में भेंट करने का प्राविधान था, जिसे हम बहत के रूप में कहते हैं। उसको बहत कहा जाता है। मध्यकाल में इसे स्त्री धन के रूप में माना जाने लगा और इंग्लैंड में, दोस्तों मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने पढ़ा है, इंग्लैंड में 12वीं सदी में नॉर्मन्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत आम तौर पर पति द्वारा चर्च के दरवाजे पर सभी लोगों के सामने वर पक्ष को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला प्राविधान था, जो एक प्रकार की यादगार के सूचक का प्रमाण था। पहले इसको एक यादगार के रूप में, उपहार के रूप में मनाया जाता था। एक भेंट स्वरूप दिया जाता था जो वधू के परिवार वाले वर पक्षी के परिवार वालों को देते थे अपने खुशी का। ये मात्र भारत में नहीं, विदेशों में भी इसका प्रचलन था, लेकिन इसका प्रारूप पहले कुछ और था। लेकिन धीरे धीरे इसने कैसे अपना रूप बदला और बदलते हुए समाज में ये कैंसर की तरह फैल गया। धीरे धीरे राजाओं ने महाराजाओं ने इसके स्वरूप को बढ़ाकर अनेक प्रकार के आभूषण, घोड़े, जवाहरात एवं बहुमूल्य वस्तुओं को भेंट करके, अपनी इच्छानुसार भेंट करके प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रचलन इसका किया। क्योंकि राजा महाराजाओं के पास अपार धन संपत्ति होती थी, वो अपने वैभव को लुटाते थे और अपने सुख और संपन्नता का इजहार करने के लिए वह
और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए उनका बाहुल्य था, मजबूत करने के लिए वह बड़ी बड़ी चीज़ें उपहार के रूप में अपनी शादी वगैरह करके आयोजनों में अपने लड़के या बेटियों को ये उपहार देते थे। ये इसका रूप बदल दिया। लेकिन जो आम गरीब जनता थी वह इसको किसी भी रूप में नहीं कर पाई। धीरे धीरे लेकिन जैसे जैसे राजाओं का बाहुल्य कम हो गया और जनसंख्या का स्वरूप विशाल होने लगा, तो लोगों में प्रतिष्ठा की सोच पैदा होने लगी और समाज में दहेज प्रथा को अपने वर्चस्व का प्रतिमान जैसा मानने की सोच पैदा हो गई। यानी आपस में फिर इसमें एक वर्चस्व के भाव आ गए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हो गई और प्रतिस्पर्धा के माहौल ने जन्म ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप समूचे यूरोप अफ्रीका में दहेज प्रथा एक प्रकार से ऐतिहासिक रूप लेने लगा। धीरे धीरे समाज में अपने अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि कुरीतियों ने जन्म लिया, जिसके कारण जैसे सती प्रथा ने जन्म लिया, जिसके कारण यह अमीर और गरीब सभी तबके के लोगों के लिए मानसिक रूप से सोच का विषय बन गया। जो दहेज स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था वह घुन की तरफ फैल गया, जो आज समाज में अभिशाप के रूप में नासूर का रूप आज के समाज में जिसने नासूर का रूप ले लिया। अंततोगत्वा जब भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले घनत्व वाले देशों ने के लिए दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम कानून को लागू अंततोगत्वा फिर भारत जैसे देश को इतने बड़े घनत्व, इतना बड़ा जनसंख्या का बाहुल्य वाले, जिसमें 130-140 करोड़ जनता का स्वरूप है, तो 1961 को इसमें जो है एक दंड देने का प्राविधान किया गया, जो कि मतलब समाज के लिए गरीब तबके के लिए, और इस प्रकार का प्राविधान बहुत ही असहनीय हो गया और काफ़ी लड़कियों की शादी में विधान आने लगा और जिसके पास कम संपत्ति होती थी वह शादी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे समाज के सोच को बदलने के लिए इसका नियम बनाने की आवश्यकता सरकार को हुई, जिसके अंतर्गत इसके दुरुपयोग करने पर 5 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपया दंड देने का प्रावधान किया गया। ये सरकार ने किया, लेकिन जिसके अंतर्गत दहेज प्रथा, जाति प्रथा है, जाति का भेदभाव है, बाल श्रम है और वेश्यावृत्ति है और सती प्रथा है, इन चीज़ों पर धीरे धीरे जो है इन बुराई, सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के भाव पैदा किए गए और उसके लिए कड़े कदम उठाने का प्रावधान बनाया। यहीं से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को लागू किया जाने लगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दहेज की मांग करने वाले पति और उसके घर के सभी सदस्यों के ऊपर लागू करके इस सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए इसको इस अधिनियम को लागू करने का प्रावधान किया गया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर इसका उल्लंघन करेगा तो उसको इस प्रकार का दंड मिलेगा। इसी बुराई के कारण अब ये बुराइयों का कारण क्या था, इससे हमारे समाज में क्या होता था, अनेक लड़कियां जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अविवाहित रहती थी, अयोग्य लोगों के हाथ उनका जीवन चला जाता था और उनको 3 तलाक जैसी सजाएं दी जाती थी और उनको अकेला रहने के लिए मजबूर किया जाता था। आज के परिवेश में जिस प्रकार रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी करार माने जाते हैं, उसी प्रकार आज जो है दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों के लिए इस दंड का प्राविधान किया गया, जो हमारी नारी शक्ति के लिए एक उपहार के समान है। यदि जबरन कोई दहेज की मांग करने पर पड़ता है तो भारतीय दंड संहिता 1961 के तहत दहेज उत्पीड़न संहिता की धारा 498A के तहत दंड का भागी होगा। दोस्तों, ये चीज़ें बड़ी सोचने की है, ये किसी के भी काम आ सकती है। कोई भावी नागरिक है, वो कहीं साक्षात्कार दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ें हमको मूलभूत चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या प्राविधान है, नारियों को कैसे आगे बढ़ा गया, कैसे सरकार ने इसमें अपने नियम निर्धारित की
समाज को कैसे परिवर्तन करने की सोच को आगे बढ़ाया। सामाजिक लोगों ने, जो समाज सुधारक लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और समाज के गरीब तबके को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, आज भी समाज में इस प्रकार के अनेकों प्रकरण सामने आते हैं, जिसके कारण हमारी बेटियां इस बुराई के लिए इससे अभिशप्त होकर पृथक जीवन यापन करने को मजबूर हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 3 तलाक और षड्यंत्र रचाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस बुराई को जड़ से समाप्त करने और उनसे अधिक दहेज की मांग की जाती है। और एक जो गरीब पिता होता है, जिसकी मान लो 1 से 2 से 3 से 4 अगर पुत्रियां होती हैं, तो उनको इस प्रकार की व्यवस्था करना उनके लिए, जीवन के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। इसलिए सरकार ने इस नियम को बढ़ाना पड़ा। समाज की बुराई को दूर करने के लिए कठोर से कठोर नियम अधिनियम बनाने पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन की धारा बही, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की हवा बही। इस बुराई को जड़ से समाप्त करने की सोच को समाज में पैदा करने की ज़रूरत पैदा हुई और समाज में उन्हें स्वतंत्रता से, जो भी नारी है उसको स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने के लिए का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें मन, वचन और कर्म से नारी सशक्तिकरण को, आज नारी सशक्तिकरण को हम धीरे धीरे जब हमने इन प्रथाओं को अंत किया और आज हमारी नारियां जो है नारी सशक्तिकरण के रूप में उजागर हो रही हैं और देश को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में उनका योगदान हमारे देश के लिए बहुत ही प्रभावी हो रहा है। यही भाव हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से अपने उद्बोधन में व्यक्त की, जो समूचे नारी शक्ति के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने नारी शक्ति की पीड़ा को आगे रखा और नारियों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और लाल किले के प्राचीर से सब उनके संबोधन में यह उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी, जो हमारी नारी शक्ति के लिए एक सौभाग्य की बात है। एक नई इसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश में एक नई सोच का उदय हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने भावों से नारी शक्ति को उजागर करने के लिए अपनी रचना प्रस्तुत की है। दोस्तों, मेरी रचना है दहेज प्रथा हमारी कलुषित मानसिकता है, इसको हमको जड़ से दूर करना पड़ेगा। मैं अपनी रचना आपको बताता हूँ, आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए। प्रज्वलित दीप सा 2 दिलों का संगम विवाह सूत्र है। प्रज्वलित दीप सा 2 दिलों का संगम विवाह सूत्र है। बिखरने मत देना मोतियों को, जिससे जीवन हो दुस्वार। खिला दो मन की सुंदर बगिया में सुसंस्कारों के फूल। खिला दो मन की सुंदर बगिया में सुसंस्कारों के फूल। पनपने न देना दहेज प्रथा को, जीवन चाहे बन जाए सूल। पनपने न देना दहेज प्रथा को, जीवन चाहे बन जाए सूल। मानव तन जो हमने पाया, इसकी बड़ी महत्ता है। मानव तन जो हमने पाया, इसकी बड़ी महत्ता है। वस्त्रहीन सब आए हैं इस जग में, हाथ पसारी जाना है। वस्त्रहीन सब आए हैं इस जग में, हाथ पसारी जाना है। युग बदला है परिवर्तन का, पर सोच नहीं कलुषित। युग बदला है परिवर्तन का, पर सोच वही कलुषित। जड़ से दफन करें दहेज प्रथा को। जड़ से दफन करें दहेज प्रथा को। हवा चली है जो दूषित। हर घर में होती है माएँ, घर घर में पलती है बिटिया। हर घर में होती है माएँ, हर घर में होती है माएँ, घर घर में पलती है बिटिया। इस निर्मल तन के निर्मल मन की क्यों कसते हो धजियाँ। इस निर्मल तन के निर्मल मन की क्यों कसते हो धजियाँ। नारी शक्ति प्रबल शक्ति है, नारी शक्ति प्रबल शक्ति है, बन जाएगी वह ज्वाला। नारी शक्ति प्रबल शक्ति है, बन जाएगी वह ज्वाला। पल भर में सब मिट जाएगा, नहीं रहेगी अब वह अबला।
पल भर में सब मिट जाएगा, नहीं रही वह अब अबला, मायके के आंगन में पलकर, मायके के आंगन में पलकर छोटी बिटिया बिटिया पली बड़ी, मायके के आंगन में पलकर छोटी बिटिया पली बड़ी, जीवन के हर एक सपने को साकार करने को खड़ी हुई, जीवन के हर एक सपने को साकार करने को खड़ी हुई। पर जीवन सफर में कुछ और लिखा था, पर जीवन सफर में कुछ और लिखा था, जिसके कारण, पर जीवन सफर में कुछ और लिखा था, जिसके कारण दहेज लोभियों मक्कारों गद्दारों के हाथ वह चढ़ी, जिसके कारण दहेज लोभियों मक्कारों गद्दारों के हाथ वह चढ़ी। धन लालच की बलिवेदी पर, धन लालच की बलिवेदी पर ना वो दोबारा खड़ी हुई, धन लालच की बलिवेदी पर ना वो दोबारा खड़ी हुई। मिल जाएगा उत्तर सबको ज्ञान रूपी दीप जलाकर, मिल जाएगा उत्तर सबको ज्ञान रूपी दीप जलाकर। नहीं रहेगा संशय कभी मन में, नहीं रहेगा संशय कभी मन में, अंधकार को दूर हटाए, नहीं रहेगा संशय मन में, नहीं रहेगा संशय कभी मन में, अंधकार को दूर हटाए। नारी ही पद चिन्ह हमारी, नारी ही पद चिन्ह हमारी, नारी बिन सब जग सूना, नारी ही पद चिन्ह हमारी, नारी बिन सब जग सूना। आओ हम सब अलग जलाकर, आओ हम सब अलग जलाकर जग में शिक्षा की ज्योति जलाएं, आओ हम सब अलग जलाकर जग में शिक्षा की ज्योति जलाएं। जन जन को शिक्षित करके, हर नारी को शिक्षित करके उनको सबके अधिकार बताएं, जन जन को शिक्षित करके उनको सबके अधिकार बताएं। भ्रष्टाचार के पांव पसारी, भ्रष्टाचार ने पांव पसारी, तिल रखने की जगह नहीं, भ्रष्टाचार ने पांव पसारे, तिल रखने की जगह नहीं। कोस रहे हैं माँ भारती को, कोस रहे हैं माँ भारती को, मन में तनिक भी संकोच नहीं, कोस रहे हैं माँ भारती को, मन में तनिक भी संकोच नहीं। हम सब माँ की संतानें हैं, हम सब माँ की संतानें हैं, माँ का अंचल स्वर्णिम बनाए, हम सब माँ की संतानें हैं, माँ का अंचल स्वर्णिम बनाएं। जाति धर्म को दूर भगाकर, जाति धर्म को दूर भगाकर माँ बहनों की लाज बचाएं, जाति धर्म को दूर भगाकर माँ बहनों की लाज बचाएं। दहेज प्रथा को तिलांजलि देकर, दहेज प्रथा को तिलांजलि देकर नारी सशक्तिकरण से, दहेज प्रथा को तिलांजलि देकर नारी सशक्तिकरण से नए कीर्तिमानों से विभूषित कर उनका नित्य मान बढ़ाए, नए कीर्तिमानों से विभूषित कर उनका नित्य ज्ञान बढ़ाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रचना, जो मैंने नारी सशक्ति के बारे में अपनी रचना की है। और मुझे पूरे समाज से यही अपेक्षा है कि आज के बढ़ते हुए सामाजिक परिवेश में हमको नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। दहेज रूपी राक्षस को हमें अपने समाज से हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। जब तक हमारे देश का एक एक जन इस बात को अपने अंतर्मन में नहीं सोचेगा, तब तक हम नारी सशक्तिकरण की भूमिका में खड़े नहीं उतर सकते हैं। अगर हमें नारी को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है, तो हमको दहेज प्रथा के इस राक्षस रूपी, इस नासूर को, इस कैंसर रूपी नासूर को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। तभी हमारी आन बान शान और हमारी नारी सशक्तिकरण को अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी और वह जीवन के हर पायदान पर आगे बढ़ेंगी। मैंने अपनी रचना में, अपने भावों में, अपने सोच में इसी भाव को व्यक्त किया है कि नारियों के साथ आज से पहले क्या होता था और आगे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है,
छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सब नारियों के भविष्य की मंगल कामना के साथ सभी समाज से यही अपेक्षा करता हूँ कि हमें नारी का कहीं पर भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनके अधिकारों की अभिव्यक्ति उनको मिलनी चाहिए और उनको पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान करके उनको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देना चाहिए। उनको उनके जीवन का कोई भी चीज़ उनके जीवन में वह किसी भी चीज़ से अलग न रहें, इस प्रकार के भावों को हमको जागृत करना होगा और उनको समाज के हर कार्य के लिए प्रेरणा का पात्र बनाना होगा। उनको उत्साहित करना होगा, उनका मनोबल आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको शिक्षित अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षित करना होगा। यदि हमारी सारी नारियां शिक्षित हो जाएंगी, हमारी सब शिक्षा प्राप्त कर लेंगी, एक दिन उनके अंतर्मन में अपने शक्ति का संचार होगा और वह देश के किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगी। जैसे कि आज हर क्षेत्र में हमारी नारी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। हमें अपेक्षा यह है कि हमें 50-50% का योगदान चाहिए कि हमारे जहां पुरुष हमारे 50% काम कर रहे हैं तो 50% हमारी नारियां भी उसी क्षेत्र में हर क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारी आगे की रणनीति होनी चाहिए। इसी से हमारे देश का उत्थान होगा, यही हमारे भविष्य के सबसे बड़े कर्णधार हैं। इसी से हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, विश्व में एक अच्छी सोच का जन्म होगा और नारियों के सम्मान के प्रति सबके अंदर आदर की भावना पैदा होगी और यही देश की उन्नति के लिए और समाज की सुंदर संरचना के लिए सबसे बड़ा सूत्र है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको नमस्कार, सबका आशीर्वाद।